नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। पूर्णबंदी का तीसरा चरण ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में विभिन्न रियायतों के साथ आज से शुरू। स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा, कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई अनुकरणीय, विश्व में इसकी सराहना। कोविड-19 मामलों में स्वस्थ होने की दर 26% से अधिक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होंगे और भारत ने पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्रों की स्थिति में बदलाव करने के उसके प्रयासों पर विरोध दर्ज किया, इन क्षेत्रों को खाली करने को कहा। दोपहर समाचार में मैं हूं कनकलता और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी निखिल कुमार। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए पूर्णबंदी का तीसरा चरण आज से शुरू हो गया है। केंद्र सरकार ने आज से पूर्णबंदी 2 सप्ताह के लिए बढ़ाने और कम जोखिम वाले जिलों में पर्याप्त छूट देने की घोषणा की थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के 700 जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन क्षेत्रों में विभाजित किया है। एक रिपोर्ट। संपूर्ण बंदी के तीसरे चरण में देश के हर जोन में हवाई, रेल, मेट्रो और अंतर्राज्यीय परिचालन पर रोक रहेगी। स्कूल और शैक्षणिक संस्थान भी बंद रहेंगे। हालांकि कृषि से जुड़े सभी कार्यों की अनुमति जारी रहेगी। ग्रामीण भारत में सभी औद्योगिक और निर्माण गतिविधियों, जिनमें मनरेगा कार्य, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां और ईंट भट्टे शामिल हैं, सुचारू रूप से कार्य कर सकेंगे। इस दौरान ग्रीन जोन में पूरे देश में प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर बाकी सभी कार्यों की अनुमति दे दी गई है। ऐसे जिलों में 50% बसों के परिचालन की भी अनुमति दी गई है। सड़क मार्ग से माल यातायात पर भी कोई रोक नहीं है। बाजार परिसर और कंटेनमेंट जोन्स के अतिरिक्त स्थित मदिरा और पान की दुकानें भी खोली जा सकेंगी। अस्पतालों में सामान्य ओपीडी और डॉक्टरों के क्लिनिक भी अब खोले जा सकेंगे। कुल मिलाकर लॉकडाउन का यह तीसरा चरण लोगों के लिए काफी रियायतें लेकर आ रहा है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। पूर्णबंदी की विस्तारित अवधि में एक राज्य से दूसरे राज्य में सामानों के परिवहन से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए गृह मंत्रालय के नियंत्रण कक्ष से संपर्क किया जा सकता है। वाहन चालक और ट्रांसपोर्टर अपनी शिकायत 1930 पर दर्ज करा सकते हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबर 1033 पर भी राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं। लॉकडाउन के मद्देनजर स्थापित किए गए इस 24 घंटे काम करने वाले नियंत्रण कक्ष का उपयोग ट्रक चालकों और ट्रांसपोर्टरों को एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की आवाजाही में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाएगा। इस नियंत्रण कक्ष में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों को भी तैनात किया जा रहा है, ताकि किसी भी शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। ये अधिकारी ट्रक चालकों और ट्रांसपोर्टरों की शिकायत और उसके निवारण की हर दिन रिपोर्ट भी तैयार करेंगे। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पहले ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ट्रकों की बिना रुकावट आवाजाही सुनिश्चित करने को कहा है और अब इस नियंत्रण कक्ष को खोले जाने से इस दिशा में आ रही दिक्कतों को और प्रभावी ढंग से हल करने में मदद मिलेगी। दिवाकर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। महाराष्ट्र में शोलापुर, औरंगाबाद, जालना, बुल्ढाना और अमरावती जिलों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। कल ही महाराष्ट्र सरकार ने पूरे राज्य में शराब की दुकानों को सोमवार से खोलने की अनुमति दी थी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। बुल्ढाना और अमरावती प्रशासन ने मई तक शराब बिक्री पर रोक जारी करने का फैसला लिया है। औरंगाबाद जिला प्रशासन ने कहा है कि औरंगाबाद में स्थित शराब निर्माण और बॉटलिंग इकाइयां उत्पादन पुनः शुरू कर सकती है, लेकिन उसकी बिक्री प्रतिबंधित है। नागपुर नगर निकाय ने भी शहर की सीमा में शराब बिक्री की अनुमति नहीं देने का फैसला लिया है। इस बीच कोविड-19 प्रबंधन में राज्य के स्वास्थ्य विभागों की सहायता के लिए तैनात केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य टीमें अभी महाराष्ट्र नहीं पहुंची है। इन टीमों को 3 कोविड हॉटस्पॉट मुंबई, पुणे और ठाणे जिलों में तैनात किया गया है। वहीं आज तड़के सुबह से प्रवासी मजदूरों ने राज्य भर के विभिन्न सरकारी अस्पतालों तथा क्लिनिकों के सामने कतार लगाना शुरू कर दिया था, ताकि अपने राज्य लौटने के लिए अनिवार्य चिकित्सा फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त कर सके। सोनाली घड़ियाल पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। इस बीच राज्य में 678 नए मामलों के साथ कोरोना मरीजों की संख्या 12,974 हो गई है।
पिछले 24 घंटों के दौरान मुंबई में 441 नए मामलों का पता चला है, जिनमें से 94 मामले धारावी इलाके से हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन में कई ढील दी है। राजधानी में सभी सरकारी कार्यालयों ने आज से काम करना शुरू कर दिया है। आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालयों में सभी कर्मचारियों को आना होगा, जबकि गैर आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालयों में उप सचिव और ऊपर के स्तर के सभी अधिकारियों तथा 33% कर्मचारियों को कार्यालय आना होगा। निजी कंपनियों के कार्यालय 33% तक उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। विमान, मेट्रो और बस सेवाएं इस दौरान बंद रहेंगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे के बीच बिना किसी जरूरी काम के लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते। वहीं 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर में ही रहेंगे। ओपीडी और चिकित्सा क्लिनिकों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में संचालित करने की अनुमति दी गई है। इस दौरान सामाजिक दूरी के सभी मानदंडों का पालन करना होगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी स्टैंड अलोन दुकानें और पड़ोस की सभी दुकानें खुल सकती हैं। इसके अलावा आवासीय परिसरों में सभी दुकानें खोली जा सकती हैं। प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन को काम करने की अनुमति होगी। आईटी, हार्डवेयर और ई-कॉमर्स फर्मों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करने की अनुमति होगी। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, निजी सुरक्षा फर्म खोल सकते हैं। कनॉट प्लेस, मॉल और बाजार बंद रहेंगे, लेकिन जरूरी सामान की दुकानें खुली रहेंगी। कंटेनमेंट जोन में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। शादी समारोह में अधिकतम 50 लोग और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत रहेगी। हालांकि लोगों को इस दौरान सामाजिक दूरी के सभी मानदंडों का कड़ाई से पालन करना होगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार। चंडीगढ़ में 24 मार्च से लागू कर्फ्यू हटा लिया गया है। हालांकि चंडीगढ़ देश के 130 रेड जोन की श्रेणी वाले जिलों में से है, लेकिन यहां सवेरे 7 बजे से शाम 7 बजे तक आवागमन की अनुमति दे दी गई है। रिहायशी इलाकों की अकेली दुकानें ऑड इवन के आधार पर सवेरे 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। पूर्णबंदी के प्रतिबंध शहर में जारी रहेंगे और लोगों के लिए मास्क पहनना और एक दूसरे से सुरक्षित दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्रशासन ने समूचे कश्मीर घाटी और जम्मू क्षेत्र के 3 जिलों को रेड जोन यानी कि सबसे अधिक संक्रमित वाले क्षेत्र घोषित कर दिया है। ऐसा कोरोना वायरस की स्थिति तथा फंसे लोगों की जम्मू कश्मीर में अपेक्षित आवाजाही के आकलन के आधार पर किया गया है। मुख्य सचिव BVR सुब्रमण्यम ने आदेश जारी कर जिलों का वर्गीकरण किया है। मुख्य सचिव की ओर से जारी लगभग अन्य दिशा निर्देश गृह मंत्रालय द्वारा पूर्णबंदी के तीसरे चरण के जारी आदेश के अनुसार हैं। बिहार के सभी जिले रेड और ऑरेंज जोन में होंगे। राज्य के गृह मंत्रालय के अपर सचिव अमीर सुबहानी ने कहा है कि नए इलाकों में कोविड-19 के मामले बढ़ने और प्रवासी मजदूरों तथा छात्रों के दूसरे राज्यों से लौटने के मद्देनजर ये निर्णय लिया गया है। ऑरेंज जोन के 7 जिलों में कोई भी मामला नहीं आया है। राज्य के 38 में से 5 जिले पटना, मुंगेर, रोहतास, बक्सर और गया रेड जोन में शामिल हैं। इस बीच राज्य में 36 नए मामले आने से संक्रमित लोगों की संख्या 517 हो गई है। सबसे अधिक मामले मुंगेर जिले में हैं। तमिलनाडु में भी अन्य कई राज्यों की तरह पूर्णबंदी में अनेक रियायतें आज से लागू हो गईं। अनिवार्य वस्तुओं की बिक्री कर रही दुकानों को शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है, जबकि पहले दिन के 1 बजे तक इन्हें बंद करने के आदेश थे। आईटी कंपनियां, विशेष आर्थिक क्षेत्र और निर्यात से जुड़ी इकाइयां, निर्माण गतिविधियां तथा अन्य कई आर्थिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं। उन्हें शर्तों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा, जिसमें सीमित संख्या में कर्मचारी बुलाना, आने जाने के लिए दफ्तर से वाहन उपलब्ध कराना और परस्पर सुरक्षित दूरी बनाए रखना शामिल है। हालांकि कंटेनमेंट जोन जहां कोविड-19 के मामलों की पुष्टि हुई है, वहां लॉकडाउन पूर्ण रूप से जारी रहेगा। इस बीच तमिलनाडु में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 3000 से अधिक पहुंच गई है। कल चेन्नई से 203 सहित राज्य में 266 नए मामले सामने आए। राजस्थान सरकार ने महामारी अध्यादेश 2020 लागू करने के संबंध में अधिसूचना जारी की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोविड-19 को महामारी घोषित करने के बाद इसकी रोकथाम के लिए कई कानून बनाए गए हैं। अध्यादेश के अनुसार दुकानदार, ग्राहक और सार्वजनिक स्थानों पर तथा कार्यस्थल पर हर व्यक्ति को मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाए रखना जरूरी है।
कोई व्यक्ति तंबाकू उत्पाद नहीं बेच सकता और सार्वजनिक स्थान पर थूकने और शराब पीने पर पूरी तरह पाबंदी है। शादी समारोह के लिए उपखंड मजिस्ट्रेट को पूर्व से सूचना देना जरूरी कर दिया गया है। साथ ही विवाह में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। अंतिम संस्कार में भी अधिकतम 20 लोगों को शामिल होने की इजाजत होगी। इस नियमों का उल्लंघन करने पर 200 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इस बीच चिकित्सा विभाग द्वारा प्रदेश में टेली कंसल्टेंसी सेवा शुरू कर दी गई है, जिससे मरीज घर बैठे डॉक्टरों से निःशुल्क परामर्श ले सकते हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के अत्यधिक संक्रमित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया है। राज्य सरकार ने कार्यालय खोलने और औद्योगिक क्षेत्रों में काम बहाल करने के बारे में अनुदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश में कोविड-19 से पीड़ित मरीजों की संख्या 1838 तक पहुंच गई है और इसके साथ ही कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट इलाकों के लिए खास दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। प्रत्येक हॉटस्पॉट में प्रत्येक घर में हर व्यक्ति को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अब अनिवार्य होगा। जिला प्रशासन, पुलिस और सीएमओ की टीम इसको चेक करेगी। अगर कहीं किसी को डाउनलोड में समस्या होती है या सिखाने की आवश्यकता पड़ती है तो सिखाने में भी सहयोग किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में सभी प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि हर केस की कॉन्टैक्ट मैपिंग की जाए। रोगी से मिलने वालों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना हर केस में जरूरी होगा। कोविड मैनेजमेंट के तहत 5 या 5 से अधिक लोग एकत्रित न हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनधन खाता धारकों से अपील की है कि वो रुपए कार्ड का प्रयोग करके पैसा निकालें, जिससे बैंकों में भीड़ न लगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे राज्य में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर कड़ी निगाह रखें। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। चूंकि राज्य में कोविड-19 का केवल एक सक्रिय पॉजिटिव मामला बचा है, इसलिए राज्य सरकार अन्य राज्यों में फंसे हुए लोगों को वापस लाने के लिए सभी एहतियाती कदम उठा रही है। राज्य जल्द ही कोविड-19 मुक्त राज्य बन जाएगा, क्योंकि राज्य में पिछले 9 दिनों से कोरोना का कोई भी नया मामला सामने नहीं आया है। राज्य में केवल एक पॉजिटिव कोविड-19 का सक्रिय मामला रह गया, जो कि सिरमौर जिले से है। इस एक मामले को छोड़कर राज्य के सभी 34 सक्रिय पॉजिटिव कोविड-19 मरीज ठीक हो चुके हैं। इस बीच 51 बसों में राज्य के 1314 लोगों को कल चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला से हिमाचल लाया गया। आज भी इन शहरों से फंसे हुए लोगों को वापस लाया जाएगा। वहीं पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है कि उनके गांव में प्रवेश करने वाला व्यक्ति होम क्वारंटाइन का उल्लंघन न करे। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। मिजोरम में नए दिशा निर्देशों के लागू होने के साथ ही सार्वजनिक परिवहन शुरू हो गया है और बसें 50% यात्रियों को ले जा रही हैं। बाजार और दुकानें वैकल्पिक दिवसों में खोल दिए गए हैं। राज्य सरकार के सभी कार्यालयों में कामकाज शुरू हो गया है। सभी ग्रुप ए और बी अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य की गई है, जबकि ग्रुप सी और डी के 33% कर्मचारी काम करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में संक्रमण का कोई मामला नहीं आया है। केवल एक व्यक्ति का इलाज जोराम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है, जिसकी स्थिति स्थिर है। गुजरात में कोविड-19 के 374 नए मामले आने से संक्रमित लोगों की संख्या 5,428 हो गई है। नए मामलों में सबसे ज्यादा अहमदाबाद से 274 मामले हैं। इसके साथ अहमदाबाद में कुल संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 3,817 हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल 28 मरीजों की मौत हो गई। इनमें से अधिकांश दूसरी बीमारियों से भी पीड़ित थे। अहमदाबाद के कोट विस्तार में विशेष रूप में जमालपुर वार्ड में स्थिति गंभीर बनी हुई है और मामलों की संख्या अभी भी बढ़ रही है। एएमसी ने घर के नजदीक ही लोगों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए वार्ड में 7 बुखार क्लिनिक शुरू किए हैं। गुजरात सरकार ने रेड जोन में आए अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, भावनगर और गांधीनगर में तथा ऑरेंज जोन में आए राजकोट में कोई भी छूट नहीं देने का फैसला किया है। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में, 2 नगर निगम क्षेत्रों में और 150 से अधिक नगर पालिकाओं में औद्योगिक गतिविधियों के लिए अनुमति दी है। साथ ही ग्रीन और ऑरेंज जोन में आए पान की दुकानें, नाई की दुकानों और ब्यूटी पार्लर को भी पूर्णबंदी के दौरान खोलने की अनुमति दी गई है। ग्रीन जोन क्षेत्रों में शहर और अंतर जिला राज्य परिवहन को फिर से शुरू कर दिया गया है। इस बीच आज सुबह उड़ीसा के लिए सूरत से प्रवासी मजदूरों के लिए 2 विशेष ट्रेनें रवाना की गई, जबकि शाम को सूरत से बिहार और झारखंड के लिए 2 ट्रेनें रवाना होगी। स्पेशल श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेनें राजकोट से भी शुरू की जाएगी। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
ये आकाशवाणी है। मध्य प्रदेश सरकार ने विभिन्न राज्यों में फंसे 1 लाख से अधिक मजदूरों को वापस लाने के लिए 31 श्रमिक विशेष रेलगाड़ी चलाने का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजा है। कल राज्य में कोरोना की रोकथाम और वर्तमान स्थिति की समीक्षा करने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कामगारों को जल्द ही वापस लाया जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। अपर मुख्य सचिव आईसीपी केशरी ने बताया कि इनमें से 22 ट्रेन महाराष्ट्र से, 2 गुजरात से, 1 दिल्ली से, 2 गोवा से और 4 ट्रेन अन्य प्रदेशों से मजदूरों को लेकर मध्य प्रदेश आएंगी। दूसरे प्रदेश में फंसे मजदूरों को प्रदेश में लाने के उद्देश्य से 100 लाइन का टोल फ्री नंबर 0755 241180 भी चालू किया गया है। इस पर फोन करके आवश्यक जानकारी तथा सहायता प्राप्त की जा सकती है। प्रमुख सचिव संजय दुबे ने बताया कि इस पर लगभग 1300 कॉल प्रति मिनट आ रहे हैं, इसलिए लाइनों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए हैं कि सभी मजदूरों के प्रदेश आने के किराए का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा। इस बीच राज्य में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़कर 2837 हो गई है। प्रदेश के कुल 52 जिलों में से 33 जिले संक्रमण से प्रभावित हैं। अब तक 798 लोग कोरोना वायरस संक्रमण से उबरकर स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 156 लोगों की मृत्यु हुई है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। कर्नाटक सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए निःशुल्क बस सेवा 2 दिन के लिए और बढ़ा दी है। इससे पहले केवल 3 दिन के लिए मंगलवार तक राज्य के भीतर बस सेवा उपलब्ध थी। एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि 951 बसों में 30,000 यात्रियों ने निःशुल्क यात्रा की। प्रवासी कामगारों के लिए आज बंगलुरु से 550 और अन्य शहरों के लिए 400 बसें उपलब्ध हैं। आज बंगलुरु से राजस्थान और बिहार के लिए 2 रेलगाड़ियां रवाना होंगी। इस बीच राज्य में कोविड-19 के 28 नए मामले आए हैं। इनमें से वायरस मुक्त देवनगिरी से 21 और 1 हवेरी से है। त्रिपुरा में धलाई जिले के अंबासा में तैनात सीमा सुरक्षा बल की 138वीं बटालियन यूनिट के 12 और कर्मियों में कल नोवल कोरोना वायरस की पुष्टि हुई। राज्य में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या अब 14 हो गई है। सीमा सुरक्षा बल की इसी यूनिट के 2 कर्मियों में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई थी। राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित पहले 2 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल के सीजीओ कॉम्प्लेक्स स्थित मुख्यालय में कार्यरत एक हेड कांस्टेबल के कोविड-19 से संक्रमित पाए जाने के बाद मुख्यालय भवन की 2 मंजिलें सील कर दी गई हैं। हेड कांस्टेबल से संपर्क में आए सभी लोगों की पहचान करने के बाद उन्हें क्वारंटीन में भेज दिया गया है। इन लोगों की कोविड-19 जांच भी की जाएगी। इस मामले का पता चलने के तुरंत बाद शुक्रवार शाम 4 बजे मुख्यालय बंद कर दिया गया। पूरे मुख्यालय भवन में आज दवा का छिड़काव किया जा रहा है। देश में कोविड-19 से मरीजों के ठीक होने की दर 26% से अधिक हो गई है। 11,706 लोगों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। देश में इस वायरस से 42,533 लोग संक्रमित हुए और मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,373 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे लॉकडाउन की बढ़ी हुई अवधि के दौरान सभी दिशा निर्देशों का पूरी ईमानदारी के साथ पालन करें, क्योंकि तभी हम कोरोना को फैलने से रोक पाएंगे। और आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। पूर्णबंदी का तीसरा चरण ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में विभिन्न रियायतों के साथ आज से शुरू। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई अनुकरणीय, विश्व में इसकी सराहना। कोविड-19 मामलों में स्वस्थ होने की दर 26% से अधिक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होंगे और भारत ने पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्रों की स्थिति में बदलाव करने के उसके प्रयासों का विरोध किया, इन क्षेत्रों को खाली करने को कहा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड-19 संक्रमण से निपटने में देश का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के लोगों और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसकी पुष्टि की है। एक निजी टीवी समाचार चैनल को दिए गए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि देश में सामुदायिक स्तर पर कोरोना संक्रमण का कोई प्रमाण नहीं मिला है। We saw some of the best examples from panchayats and village heads training people, educating people, motivating people, ensuring that the guiding principles of lockdown are followed very sincerely and in the most stringent manner in the villages. That's why we have seen the villages did not get affected by corona as
डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार द्वारा किए गए उपायों से देश को तीसरे स्तर के संक्रमण से बचा लिया गया है। उन्होंने कहा कि अब तक 10 लाख लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा चुका है और सरकार बहुत ही विवेकपूर्ण तरीके से इस काम को अंजाम दे रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि देश में 130 हॉटस्पॉट जिले हैं और सरकार की प्रतिदिन 1 लाख सैंपल जांच करने की योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस वर्चुअल सम्मेलन में कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में सदस्य देशों के बीच समन्वय के तरीकों पर चर्चा की जाएगी। गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के इस विशेष ऑनलाइन शिखर सम्मेलन का आयोजन अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव की पहल पर हो रहा है। अजरबैजान इस समय गुट निरपेक्ष आंदोलन का अध्यक्ष है। शिखर सम्मेलन का समापन कोविड-19 के खिलाफ गुट निरपेक्ष आंदोलन के देशों की एकता की राजनीतिक घोषणा के साथ होगा। एशिया के पहले चिकित्सकीय उपकरण पार्क आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन ने जैव प्रौद्योगिकी विभाग के साथ मिलकर चिकित्सकीय उपकरणों के निर्माण के लिए नई रणनीति बनाई है। विशाखापत्तनम में आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर जितेंद्र शर्मा ने बताया कि विनिर्माण इकाइयों को सहयोग देकर चिकित्सकीय उपकरणों के निर्माण को बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन 15 मई से प्रतिदिन 500 वेंटिलेटर बनाएगी तथा कोविड-19 के मद्देनजर अन्य चिकित्सा उपकरणों के निर्माण में भी वृद्धि की जाएगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने विशेषज्ञ राय कार्यक्रम में कोविड-19 पर चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रस्तुत करता है। आकाशवाणी से बातचीत करते हुए सफदरजंग अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एमके सेन ने कहा कि इस संकट की घड़ी है। उन्होंने कहा कि लोगों को लॉकडाउन के तीसरे चरण के निर्देशों का पालन करना चाहिए। ये घड़ी एक परीक्षा की घड़ी है। ये वक्त हमें और भी अधिक मात्रा में संयम और सुरक्षा और अनुशासन ये चीजों का ध्यान में रखना है। जो लॉकडाउन के मूल मंत्र हैं जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग हुआ या स्वच्छता, क्लीनलीनेस, यूज ऑफ मास्क, हैंड वॉशिंग, बाकी जो भी चीजें बतलाई जाती है आमतौर पे, इसको हमें निरंतर इसका पालन हमें करते रहना होगा लॉकडाउन 3 के दौरान भी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज हिंदी और अंग्रेजी में अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अनिल गुर्तो इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर कॉल करके विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर 011-233-1444 पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से देश भर में लोगों ने लाभ उठाया है। लाभार्थियों ने इस योजना पर प्रसन्नता व्यक्त की है और संकट के समय में मदद के लिए सरकार को धन्यवाद दिया है। मेरा नाम राकेश रैना, पंचायत सरानू, डिस्ट्रिक्ट राजौरी। ये जो मोदी साहब ने जो किसानों के लिए जो राशि 2000 रुपया जो किया है, ये हमारे लिए आज की डेट में एक वरदान साबित हुआ है। क्योंकि जब पूरे तरीके से जो गांव के अंदर जितने भी लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास कुछ नहीं था, एक तो लॉकडाउन की वजह से उनको जो मेहनत मजदूरी करने के लिए बाहर जाते थे वो सब बंद हो गया। फसलें कट गई हैं, ट्रैक्टर लगवाने हैं, पैसे की मैनेजमेंट नहीं हो पाती थी। लेकिन जैसे ही जितने लोगों के नाम जो ऑनलाइन थे, जिन लोगों के नाम लिखे हुए थे, सबके अकाउंट में 2-2 हजार रुपया आ गया है। मेरा नाम नीतू देवी है, मैं मनानू गाँव की रहने वाली हूँ। हमें जो सिलेंडर प्रधानमंत्री ने दिए हैं वो हमें बहुत अच्छे काम करते हैं। वो हमारे लिए जो हमारे खाते में प्रधानमंत्री डालते हैं पैसे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई दिहाड़ी भी नहीं है हमारे पास है जो हमारे खाते में पैसे डाल रहे हैं सिलेंडर बनने के लिए। देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान सरकार जरूरतमंद लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रही है। इस संकट के समय कई गैर सरकारी संगठन लोगों को भोजन और आवश्यक सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। दिल्ली स्थित इवांजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया कमीशन ऑन रिलीफ नामक गैर सरकारी संगठन ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कामगारों को भारी मात्रा में राशन और सुरक्षात्मक उपाय की कई सामग्री देने के साथ साथ देश के 14 राज्यों में भी इसे उपलब्ध कराया है। इस संगठन ने राज्य सरकार के सहयोग से दैनिक मजदूरों, फंसे प्रवासियों, निर्माण कार्य में लगे मजदूरों, रिक्शा चालकों और घरेलू काम में लगी महिलाओं का सहयोग किया है। आकाशवाणी से बातचीत में संगठन के कार्यकारी निदेशक रमेश बाबू ने कहा कि गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश के अनुसार 3000 जरूरतमंदों को राहत सामग्री उपलब्ध कराई गई है।
हमने एक और ये इलाके में काम कर रही है इंडिया में और बहुत ही गरीबी और पिछड़े जाति के बीच में हम लोग काम कर रहे हैं। और जब हमारा ये कोविड का रेस्पॉन्स शुरू किया और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मंत्रालय से में हमको जानकारी मिली and we have almost covered 3,000 such families. Those who are daily wage laborers and migrants who are stranded could not be able to go to their native places. So with a dry food ration and also safety. सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी ने कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में लोगों से परस्पर सुरक्षित दूरी बनाए रखने तथा केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। सभी वर्ग के, सभी उम्र के लोग अपने अपने घर में रुकें। यही तो सच्ची देशभक्ति है। तो आइए अपने परिवार को वो खुशनुमा पल दीजिए, घर में रहिए और कोरोना को घर से बाहर रखिए। विभिन्न मंचों से फैलाई जा रही फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने के लिए हम तथ्यों की जांच कर भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। सरकार ने व्हाट्सएप पर चल रही इन खबरों का खंडन किया है कि देश में सभी बेरोजगारों को प्रतिमाह 3500 रुपए दिए जा रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय ने इसे फर्जी बताते हुए स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड ने सोशल मीडिया पर चल रही इन खबरों का खंडन किया है कि सरकार ने जीएसटी की वापसी के अनुरोध को ऑनलाइन निपटाने की प्रक्रिया शुरू की है। बोर्ड ने इस तरह की खबरों को फर्जी बताते हुए कहा कि करदाता इस तरह के किसी भी लिंक पर क्लिक न करें। भारत मालदीव में रह रहे अपने नागरिकों को विशेष मजबूरी की स्थिति में 1 सप्ताह के भीतर स्वदेश लाने के लिए तैयार हैं। किसी को इलाज कराना हो, कोई भारतीय पर्यटक फंसा हो या किसी के परिवार के सदस्य का निधन हो गया हो जैसी स्थितियों में ही उसे वापस लाया जाएगा। माले में भारतीय उच्चायोग ने कहा है कि नागरिकों को जहाज के जरिए माले से कोच्चि लाया जाएगा। सबसे पहले 200 भारतीयों को लाया जाएगा। उन्हें लाने की तिथि की घोषणा अभी की जानी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे मोबाइल ऐप newsonair/hindi पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने पाकिस्तान अधिकृत उसके क्षेत्रों की स्थिति में बदलाव करने के पाकिस्तान के प्रयासों पर विरोध दर्ज किया है और पाकिस्तान से कहा है कि वह तत्काल इन क्षेत्रों को खाली करे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उसने वरिष्ठ पाकिस्तानी राजनयिक को अपने कार्यालय में बुलाकर पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कथित गिलगित बल्तिस्तान के मामले में एक आदेश पर कड़ा विरोध व्यक्त किया। राजनयिक को स्पष्ट शब्दों में बताया गया है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जिसमें गिलगित और बल्तिस्तान शामिल हैं, भारत का अभिन्न हिस्सा हैं। पाकिस्तान सरकार या उसकी न्यायपालिका का अवैध और जबरदस्ती हथियाए गए क्षेत्र पर कोई दावा नहीं बनता। जम्मू कश्मीर के पाक अधिकृत क्षेत्रों में इस तरह की कार्रवाई को भारत पूरी तरह से नामंजूर करता है। उसने पाकिस्तान से कहा है कि वो अनधिकृत तरीके से हथियाए गए सभी इलाकों को तत्काल खाली करे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने दूरदर्शन पर रामायण धारावाहिक के दर्शकों की संख्या का विश्व रिकॉर्ड बनने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। एक ट्वीट के जरिए उन्होंने भारतीय महाकाव्यों पर आधारित धारावाहिकों के पुनर्प्रसारण के लिए दूरदर्शन की सराहना की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि इससे युवाओं को देश के स्वर्णिम अतीत और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर की जानकारी मिलेगी। सरकार ने सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित करने की तिथि बढ़ाकर 30 जून कर दी है। देश में एकता और अखंडता को बढ़ावा देने में योगदान करने के लिए केंद्र सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार की स्थापना की है। इस पुरस्कार का उद्देश्य अखंड भारत की भावना को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों, संस्थानों और संगठनों को सम्मानित करना है। इस संबंध में नामांकन आमंत्रित करने के लिए पिछले वर्ष 20 सितंबर को अधिसूचना जारी की गई थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूर्णबंदी का तीसरा चरण ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में विभिन्न रियायतों के साथ आज से शुरू। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई अनुकरणीय, विश्व में इसकी सराहना। कोविड-19 मामलों में स्वस्थ होने की दर 26% से अधिक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होंगे।
और भारत ने पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्रों की स्थिति में बदलाव करने के उसके प्रयासों पर विरोध दर्ज किया, इन क्षेत्रों को खाली करने को कहा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।